स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम विकास से जुड़े एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी एनटीडीज। हमारे पास जो जानकारी है वो इन स्थितियों का एक संक्षिप्त पर काफी महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हें थोड़ा गहराई से समझें कि ये असल में हैं क्या, क्यों होते हैं और हाँ, इनके अलग अलग प्रकार कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सारी दिक्कतें गर्भावस्था के एकदम शुरुआती दौर में, मतलब लगभग चौथे हफ्ते में शुरू होती हैं, जब भ्रूण की न्यूरल ट्यूब जो आगे चलकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है, वो ठीक से बंद नहीं हो पाती। जैसा हमारे स्रोतों में है भी, ये न्यूरोपोर मतलब ट्यूब के सिरे चौथे हफ्ते तक बंद हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते तो ये डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। और हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि माँ में अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो या फिर फोलेट मतलब विटामिन B9 की कमी हो, तो इसका एक संबंध हो सकता है। वाकई ये शुरुआती दौर कितना नाजुक होता है। अच्छा, इन स्रोतों में इनके निदान मतलब डायग्नोसिस के कुछ तरीकों का भी जिक्र है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड और माँ के सीरम में अल्फा फीटोप्रोटीन यानी AFP का लेवल बढ़ जाना। ये कैसे संकेत देता है? देखिए, AFP एक प्रोटीन है जो बच्चा बनाता है, भ्रूण बनाता है। तो जब न्यूरल ट्यूब कहीं से खुली रह जाती है ना, तो ये प्रोटीन वहां से रिस कर एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाता है और फिर माँ के खून में भी। तो अगर खून में या एमनियोटिक फ्लूइड में इसका लेवल ज्यादा है, तो ये एक इशारा है कि शायद कोई खुला हुआ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। एक तरह का लीकेज मार्कर समझ लीजिए। लेकिन इसमें एक पेंच है, जैसा स्रोत में भी लिखा है। एक टाइप है स्पाइना बिफिडा ओकल्ट, उसमें अक्सर AFP लेवल नॉर्मल होता है। अच्छा, तो AFP एक ज़रूरी इशारा तो है, पर ये हर केस में लागू नहीं होता। मतलब नॉर्मल AFP का मतलब ये नहीं कि सब ठीक ही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। और इसीलिए कंफर्म करने के लिए स्रोत एक और टेस्ट बताते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज ACHE का बढ़ा हुआ लेवल। ACHE एक एंजाइम है जो मेनली नर्व टिश्यू में मिलता है। तो अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड में ज्यादा है, तो ये काफी पक्का सबूत है कि कहीं ना कहीं नर्व टिश्यू खुला हुआ है, एक्सपोज्ड है। और ये सोचना भी दिलचस्प है ना कि कैसे ये बायोमार्कर हमें डेवलपमेंट की अंदरूनी गड़बड़ियों के बारे में इतनी जानकारी दे देते हैं। सच में कमाल है। चलिए अब इनके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं जो स्रोतों में हैं। सबसे पहले है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। स्रोत कहते हैं इसमें निचला सिरा कॉडल न्यूरोपोर बंद नहीं होता, पर कोई हर्निएशन नहीं होता, मतलब कोई थैली बाहर नहीं निकलती। सही, ओकल्टा का मतलब ही होता है छिपा हुआ। ये स्पाइना बिफिडा का सबसे कॉमन और सबसे माइल्ड फॉर्म है। होता यह है कि रीढ़ की हड्डी की एक या ज्यादा वर्टिब्रा मतलब कशेरुकाएं पीछे से पूरी बंद नहीं होती, उनमें गैप रह जाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और उसको ढकने वाली झिल्लियां मेनिंजेस वो अपनी जगह पर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। ड्यूरामेटर भी इंटैक्ट रहती है। ये ज्यादातर पीठ के निचले हिस्से में मतलब लंबर या सैक्रल एरिया में होता है। तो फिर छिपा हुआ क्यों? क्या बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता? अक्सर तो कोई सीरियस लक्षण नहीं होते और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता क्यों नहीं है। कभी किसी और वजह से एक्सरे हुआ तब पता चलता है। लेकिन हाँ, जैसा स्रोत बताते हैं, कभी कभी उस जगह की स्किन पर कुछ हल्के निशान दिख सकते हैं, जैसे बालों का एक छोटा सा गुच्छा या स्किन में छोटा सा गड्ढा डिम्पल सा, या त्वचा के रंग में हल्का सा फर्क। और जैसा हमने पहले कहा, क्योंकि ये खुला डिफेक्ट नहीं है, नर्व टिश्यू ढका हुआ है, तो AFP लेवल नॉर्मल होता है। यही बात इसे दूसरे टाइप से अलग करती है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है छिपा हुआ, क्योंकि नर्व टिश्यू सेफ है। ठीक है, अगला है मेनिंगोसील। स्रोत की तस्वीर में इसमें एक थैली सी दिख रही है बाहर। इसमें क्या होता है? मेनिंगोसील में स्थिति थोड़ी सी ज्यादा दिखती है। इसमें भी वर्टिब्रा में गैप होता है, लेकिन उस गैप से सिर्फ मेनिंजेस यानी रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियां वो बाहर निकलकर एक थैली या सिस्ट बना लेती हैं। इस थैली में आमतौर पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF भरा होता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि इस थैली में नर्व टिश्यू मतलब स्पाइनल कॉर्ड या नसें वो शामिल नहीं होती, वो अपनी जगह पर ही रहती हैं। अच्छा, तो इसमें सिर्फ झिल्लियां बाहर हैं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है फिर? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड या नसें इन्वॉल्व्ड नहीं हैं, तो नर्व से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने का चांस मेनिंगोसील में माइलोमेनिंगोसील से कम होता है।
हालांकि ऑपरेशन करके थैली बंद करना जरूरी होता है इन्फेक्शन वगैरह रोकने के लिए, लेकिन फंक्शनल आउटकम अक्सर बेहतर होते हैं। समझ गई। और फिर आता है माइलोमेनिंगोसील। ये नाम मेनिंगोसील जैसा ही है, बस माइलो जुड़ गया। शायद स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इशारा है। ये तो यकीनन ज्यादा गंभीर लगता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, माइलो स्पाइनल कॉर्ड को ही रेफर करता है। माइलोमेनिंजोसील में वर्टेब्रा के गैप से न सिर्फ मेनिंजेस बाहर निकलती हैं, बल्कि उनके साथ साथ नर्व टिश्यू भी उस थैली में आ जाता है। ये नर्व टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा हो सकता है या फिर कॉर्डा इक्विना, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के एंड से निकलने वाली नसें। स्रोत की तस्वीरें ये साफ दिखाती हैं, थैली के अंदर कॉर्ड या नसें दिख रही हैं। नर्व टिश्यू का इस तरह बाहर निकलना, ये इसे इतना गंभीर क्यों बना देता है? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, इसके कई गंभीर नतीजे होते हैं। पहली बात, नर्व टिश्यू बहुत नाजुक होता है। जब ये ऐसे बाहर होता है तो डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी और सबसे अहम बात, स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हुआ या अपनी जगह पर नहीं है, उसके नीचे के बॉडी फंक्शंस पर बुरा असर पड़ता है। इसमें आमतौर पर पैरों में कमजोरी या लकवा, सेंसेशन का लॉस और ब्लैडर और बॉवल कंट्रोल में दिक्कतें शामिल होती हैं। सिवियरिटी इस पर डिपेंड करती है कि डिफेक्ट किस लेवल पर है और कितना नर्व टिश्यू अफेक्टेड है। अक्सर इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे हाइड्रोसेफेलस, मतलब दिमाग में पानी भरना। हालांकि स्रोत में इनका जिक्र नहीं है, पर यह जानना जरूरी है। ये फंक्शनली काफी कॉम्प्लेक्स स्थिति है। ये वाकई बहुत बड़ा अंतर है, सिर्फ झिल्लियों का बाहर आना या झिल्लियों के साथ नर्व टिश्यू का भी बाहर आना। स्रोत में एक और टर्म है, माइलोस्किजिस या रेकिस्किजिस। ये क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा सा है। हाँ, इसे स्पाइना बिफिडा का सबसे सीवियर फॉर्म कह सकते हैं। स्कीजीज का मतलब होता है फटा हुआ या स्प्लिट। माइलोस्कीजीज में नर्व टिश्यू न सिर्फ बाहर होता है, बल्कि वो एक चपटी खुली हुई प्लेट जैसा होता है, पूरी तरह से एक्सपोज्ड और अनफ्यूज्ड। उसके ऊपर कोई स्किन मेनिंजियल कवरिंग नहीं होती, वो सीधे बाहर के माहौल के कांटेक्ट में होता है। ये स्थिति अक्सर काफी बड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड के बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है। इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर लगता है। अभी तक हमने ज्यादातर उन डिफेक्ट्स की बात की जो न्यूरल ट्यूब के निचले सिरे से जुड़े हैं, स्पाइना बिफिडा वाले। स्रोत में एनेन्सेफेली का भी जिक्र है। ये नाम से तो सिर से जुड़ा लग रहा है। ये न्यूरल ट्यूब के दूसरे सिरे, मतलब रोस्ट्रल एंड के बंद न होने से रिलेटेड है? बिल्कुल। एनेन्सेफेली, एन मतलब बिना, एन्सेफेलॉन मतलब ब्रेन, तब होता है जब न्यूरल ट्यूब का ऊपरी सिरा मतलब हेड एंड ठीक से बंद नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि फोर ब्रेन, जिसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, वो डेवलप ही नहीं हो पाता, और उसके ऊपर की खोपड़ी की हड्डियां, कैलवेरियम, वो भी नहीं बन पाती। ब्रेन स्टेम का कुछ हिस्सा हो सकता है, पर मेन ब्रेन गायब होता है। ये एक बेहद गंभीर स्थिति है और अनफॉर्चुनेटली जीवन के साथ संगत नहीं है। मतलब ज्यादातर ऐसे बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही नहीं बच पाते। स्रोत में इसके साथ जुड़े एक क्लिनिकल साइन का जिक्र है, पॉलीहाइड्रामनियोस। इसका क्या मतलब है और एनेन्सेफेली से इसका क्या कनेक्शन है? पॉलीहाइड्रामिनियोस का मतलब है प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज्यादा हो जाना। नॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा लगातार एमनियोटिक फ्लूइड निकलता रहता है, जिससे उसकी मात्रा कंट्रोल में रहती है। एनेन्सेफेली में क्योंकि ब्रेन और उससे जुड़े सेंटर्स डेवलप नहीं होते, तो बच्चे में निगलने की प्रक्रिया, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो बच्चा फ्लूइड निगल नहीं पाता, जबकि फ्लूइड बनता रहता है। इससे फ्लूइड जमा होता जाता है और उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसी को पॉलीहाइड्रामिनियोस कहते हैं। यह अल्ट्रासाउंड में दिख सकता है और एनेन्सेफेली का एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, ये सभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, चाहे वो स्पाइना बिफिडा, ओकल्टा जैसी छुपी प्रॉब्लम हो, या मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, या फिर एनेन्सेफेली जैसा गंभीर डिफेक्ट, ये सब असल में एक ही बेसिक प्रॉब्लम का नतीजा है। प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरू में चौथे हफ्ते के आसपास न्यूरल ट्यूब का ठीक से बंद ना हो पाना। और जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहे हैं, फोलेट की कमी यहाँ एक अहम रिस्क फैक्टर लगती है। हाँ, ये सचमुच ध्यान देने वाली बात है कि कैसे डेवलपमेंट के इतने शुरुआती दौर की सिर्फ एक घटना, न्यूरोपोर बंद हुआ या नहीं, इतने अलग अलग नतीजे दे सकती है। ये भ्रूण के विकास की जटिलता दिखाता है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और शुरुआती प्रेगनेंसी में माँ की हेल्थ और न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, खासकर फोलेट का पूरा इंटेक। और जैसा हमने बात की, प्रीनेटल डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस भी साफ होती है।
AFP, ACHE जैसे मार्कर और अल्ट्रासाउंड, ये सब हमें इन कंडीशंस का पता लगाने में मदद करते हैं। हाँ, इस स्रोत सामग्री के आधार पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की एक काफी स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है, इनके बनने के कारण से लेकर इनके अलग-अलग रूप और गंभीरता तक। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात जो उभर कर आती है वो ये है कि कैसे भ्रूण के विकास की एक फंडामेंटल प्रक्रिया का सही न होना इतने अलग अलग तरह के जन्मदोष दे सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो यहां से आगे विचार करने के लिए एक सवाल ये उठता है, क्योंकि स्रोत फोलेट की कमी और इन डिफेक्ट्स के बीच एक मजबूत लिंक दिखाते हैं, तो पब्लिक हेल्थ लेवल पर जो फोलेट सप्लीमेंटेशन की पॉलिसीज और अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे आटे वगैरह में फोलेट मिलाना या गर्भवती महिलाओं को सप्लीमेंट देना, वो इन डिफेक्ट्स को कम करने में कितने असरदार रहे हैं और क्या उन्हें और बेहतर बनाने या उनकी पहुंच बढ़ाने के तरीके सोचे जा सकते हैं, खासकर हमारे जैसे इलाकों में? ये एक विचारणीय प्रश्न है।